Hello students, welcome you all to the video lecture series for the subject economics. Students, the topic for discussion for today is economies and diseconomies of scale. So before going to the depth, what do you mean by economies of scale? तो अगर हम economies of scale की बात करें तो I'm referring a situation where there is a reduced per unit cost when there is an increase in the total output. जब आप ज़्यादा लेवल में डील करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और वही दूसरा टर्म है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये कब हो रही है कि इट अकर्स व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस to a great extent, but to a great extent that the cost per unit starts increasing. यानी अब क्या हो रहा है, दिस इकोनॉमीज कब होगी कि जब हमने एक लेवल के बियॉन्ड प्रोड्यूस करने लगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आपकी कम नहीं हो रही है बल्कि वो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जा रही है. मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो ये टर्म क्या है, बल्क से समझिएगा. जब बल्क में डील करते हैं पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और जब बल्क में डील करते हैं पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगती है, दिस मीन्स डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीड्स टू कॉस्ट सेविंग बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन होता है, एंड द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल लीड्स टू राइज इन द कॉस्ट बिकॉज उस केस में पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ने लगती है. नाउ ये जो दोनों फैक्ट्स हैं ना, दे आर एक्चुअली, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लाइव क्लासेज, दे आर द टू इंपॉर्टेंट टूल्स जिससे हम रिटर्न्स टू स्केल के जो शेप है उसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं. तो अगैन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स ऑल्सो डिटरमाइंस द रिटर्न्स to scale. When economies are more than diseconomies, इसका मतलब increasing returns to scale. When economies are actually equal to the diseconomies, means बल्क में बनाने से जितना फायदा था बल्क में बनाने से उतना ही नुकसान बराबर हो गया, means constant returns to scale. और जब आपकी डिक्रीजिंग होता है यानी व्हेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज लेस बट इन कंपैरिजन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज मोर, तो दिस क्रिएटेड एन इम्बैलेंस. मीन्स आपकी जो रिटर्न्स टू स्केल का कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो कंपेयर करना है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. इकोनॉमी ज़्यादा, डिसइकोनॉमीज कम, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. कांस्टेंट इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज दोनों बराबर, मींस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. और डिसइकोनॉमीज और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होगा, जब इकोनॉमीज कम है पर कंपैरिजन में डिसइकोनॉमीज ज़्यादा है. दिस मीन्स इट्स अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. होप आई हैव क्लियर्ड दिस. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन दिस इन आवर लाइव क्लासेस. Now next we'll talk about the various types. So अगर हम economies की बात करते हैं तो they can be classified into two, internal economies and external economies. Internal economies नाम से clear है कि ये एक ऐसी economy है जो that the firm accrues when it increases the level of output leading to drop in the cost of production. यानी endogenous factors की वजह से, जैसे कि आपके entrepreneurial efficiency, talent of the management team, the machinery which we are using, the method of production which we have adopted, यानी which is internal in nature, means कहीं ना कहीं which is within the institution, they are termed as internal economies. So these economies arise within the firm and help with the firm only, and help the firm only. उन्हीं को फ़ायदा मिलता है और उसी हमारे ही इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा. लेकिन जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ये बेनिफिट्स है टू द इंटायर मेंबर फर्म ऑफ द इंडस्ट्री. कि अगर किसी एक सेगमेंट में, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम आ रहा है, तो उसका मतलब उसका इफेक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सारी कंपनीज या फर्म जो ऑपरेट कर रही हैं उन पर आएगा. तो इट बेनिफिट्स द ईच मेंबर ऑफ द मेंबर फर्म ऑफ द इंडस्ट्री एंड इट अक्रूज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री. अगर इंटायर इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है उसका फायदा, कि अब मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपके रियल स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं, तो अब रियल स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं और अब मैं रियल स्टेट की मेरी कंपनी है तो मुझे भी इससे फ़ायदा होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. तो अभी डिफाइन कर देते हैं. इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज विच अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट साइज ऑफ द फर्म एंड आर इंटरनलाइज्ड. इंटरनल है, दिस मीन्स ये इंटरनल, ये उस फर्म को एक्सक्लूसिवली हेल्प करेगी, इसका बाकी फर्म्स जो उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, तो इंटरनल इकोनॉमीज आर इकोनॉमीज विच कैन बी इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, इकोनॉमीज विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज. ये सब इंटरनल है जो कि फर्म के खुद के ऑप्शन, खुद को हेल्प मिल रही है इससे.
और जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो एक्सटर्नल मीन्स विच अराइज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, और ये बाकियों को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सारी फर्म्स को इक्वली उससे बेनिफिट होगा. एक्सटर्नल इकोनॉमीज accrue to the large size firms in the form of discounts and concessions on large scale production of raw material, large scale purchase of external finance, massive advertisement campaigns, large scale hiring of means of transport and warehouses. Okay, so today I'll be discussing about in economies and diseconomies, इसी का जस्ट और वाइस वर्सा. तो अगर हम इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली इंटरनल इकोनॉमी आपकी हो गई, दैट इज़ टेक्निकल इकोनॉमी. तो जब हम लार्ज स्केल में डील करते हैं तो वी गेट द बेनिफिट ऑफ टेक्निकल इकोनॉमीज. जैसे ही फर्म ने इंक्रीज किया स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इट नीड्स टू यूज मोर sufficient and more like efficient form of capital equipments and machinery. Now such machinery helps to produce larger outputs at a lower unit cost. तो जब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो अमाउंट ऑफ लेबर एंड फैक्टर बिकम्स लार्जर, और जब लेबर और फैक्टर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो इससे क्या होती है, आपकी कॉस्ट जो है रिड्यूस होती है बाय पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि हम वी ऑप्ट फॉर्मेट ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. लेकिन अगर एक लेवल के बियॉन्ड हम जाते हैं तो पैरेलली हमारी डिसइकोनॉमी शुरू हो जाती है. तो टिल अ लेवल इकोनॉमीज, इसके बियॉन्ड तो डिसइकोनॉमीज कैसे हो जाएगी, तो हम यहीं पर आपको बताते हैं कि इससे क्या होगा. इट आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल इनफ आउटपुट हमने बनाना शुरू कर दिया. अब हम और लेबर हायर कर रहे हैं, हम और एफिशिएंट, हम डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट ऑफ एफिशिएंट मशीनरी कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि भाई अब ज़रूरत नहीं है, यू हैव अटेन्ड अ लेवल और उसके ऊपर बियॉन्ड वो करा, तो मैनेजमेंट फाइंड्स इट रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दी ऑपरेशंस. तो अब एक क्लास में 40 की कैपेसिटी आप 80 बिठा दोगे तो टीचर कैसे मैनेज करेगा. तो भाई इसका मतलब वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, डिसइकोनॉमी शुरू हो जाएगी. नो नेक्स्ट इज मैनेजरियल. अभी तो हम टेक्निकल पे थे, मैनेजरियल. तो जैसे ही फर्म के इनपुट्स बढ़ते हैं और उससे आउटपुट बढ़ रहा है, तो उस केस में हमने जब डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं शुरू में भाई परफेक्ट जो टीचर जो पढ़ाता था उसको मिला, बट उसके ऊपर आपने हायर टीचर्स को बर्डन दे दिया. तो क्या होगा कि ग्रेजुअली तो 40 एरिया से बाहर आएंगे, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी और कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट खराब होगा. तो व्हेन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस फर्दर, द फर्म डिवाइड्स इनटू डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट, सेल्स का, फाइनेंस का, मार्केटिंग के डिविजन्स होते हैं, एक्सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन. तो इससे क्या हुआ, इनिशियली तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मैनेजमेंट टीम की, बट फर्दर क्या होगा, द फर्म इज लेफ्ट नो ऑप्शन टू डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड दिस एनहांसेस एंड फर्दर कोई भी एफिशिएंसी में एनहांसमेंट नहीं होता है. तो इससे क्या होगा, देयरफॉर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट्स अलाउ द फर्म टू रिड्यूस द मैनेजरियल cost. Okay, so and next is like after a particular beyond a particular limit, तो क्या हो जाएगा भाई, again the management finds it's very tough to and difficult to control and coordinate the different departments. इसी तरह नेक्स्ट आता है कमर्शियल डिसइकोनॉमीज. अब क्या है, जैसे जैसे हमने ऑपरेशंस बढ़ाए, कमर्शियल इकोनॉमीज पे पहले बात करते हैं. तो जैसे जैसे हमने अपने बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, कंपोनेंट्स की पड़ी, हमने बल्क ऑर्डर किया, हमने एक डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर किया, तो हमें इकोनॉमीज इंजॉय किया. लेकिन अब क्या हुआ कि अब पहले तो शुरू में क्या था, सेल्स स्टाफ जो था अंडर यूटिलाइज था, तो ग्रेजुअली हमने उसके ऊपर बर्डन डाला और वो बेहतर काम करने लगा. बट एक लेवल के बियॉन्ड क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग, लाइक इफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स, हेंस द फर्म बेनिफिट द इकोनॉमीज ऑफ advertising. But after an optimum level, this economy start becoming diseconomies. क्यों? क्योंकि भाई अब आप डिस्काउंट दे रहे थे तो अट्रैक्ट किया, बट एक लेवल के बियॉन्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव यू एनी फर्दर डिस्काउंट. या सेल्स फोर्स को शुरू में हमने कम बर्डन दिया था, बट ग्रेजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द बर्डन. तो कहीं ना कहीं दैट लेवल विल नॉक द डोर ऑफ डिसइकोनॉमीज. ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल. तो अगर एक फर्म अपनी फाइनेंस को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे ऑप्शंस ले सकती है, ठीक है, जिससे वो बेनिफिट्स उसको मिल जाएगा कि उसने अपनी कॉस्ट कटिंग भी कर ली, आसानी से कम प्राइस पर अपने फाइनेंसेस को भी रेज कर लिया. बट फिर से वही बात कि अगर एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश करी तो फर्म की फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, और जिसकी वजह से इकोनॉमीज के बजाय वील टच द सिचुएशन ऑफ डिसइकोनॉमीज. डन.
And last is risk bearing. So a firm enjoys the economies of firm enjoys the situation of risk bearing. Like if it is increasing the scale of production with diverse and multi-purpose projects. But अगर further diversification हुआ तो इससे economic disturbances आ जाएगा और उस केस में आप कम से कम रिस्क कवर कर पाओगे. भाई ऑब्वियसली उस केस में जो रिस्क एलिमेंट बढ़ जाएगा तो रिस्क बेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी. तो स्टूडेंट आज तो हमने बात कर ली इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज की. कमिंग वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जस्ट गो थ्रू इट. एनी प्रॉब्लम वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन आवर लाइव क्लासेस. ओके, थैंक यू क्लास.